हेलो एवरीवन, मैं हूं कुमार ओनिस और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। हिस्ट्री क्लास 10th लेसन 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, प्रेस कल्चर एंड नेशनलिज्म। ये इस अध्याय का नोट्स होगा यानी कि फेयर, और इसके पहले बाकी सभी अध्याय का नोट्स आप लोग को मिल चुका है। तो ठीक है, और ये आपका हिस्ट्री का अंतिम अध्याय है। तो ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ठीक है आप जरूर लिखिएगा कि इसके बाद जो है ठीक है आपको कौन से अध्याय का नोट्स चाहिए। ठीक है, तो प्रेस कल्चर एंड नेशनलिज्म, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, हिस्ट्री क्लास 10th। तो ठीक है, और इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव जो है ना ये आप लोगों को पहले ही मिल चुका है, तो उन सब को भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का अंतिम अध्याय। ठीक है, और इसके बाद जो ठीक है कौन सा अध्याय शुरू किया जाए, तो ये भी आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करेंगे कि हाँ सर इसके बाद जो है ना ठीक है ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स जो ठीक है या ठीक क्या शुरू किया जाए। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल निम्नलिखित के बारे में 20 शब्दों में लिखे। तो ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? छापा खाना। इसका आंसर देख लीजिए। वह स्थान जहाँ छपाई की जाती है छापा खाना कहलाता है। छापा खाना का खोज सबसे पहले जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। तो वह स्थान जहाँ छपाई की जाती है छापा खाना कहलाता है। छापा खाना का खोज सबसे पहले जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। सवाल नंबर ख, गुटेनबर्ग के बारे में आपको लिखना है ना। गुटेनबर्ग पॉइंट हो गया आपका, इसके बारे में लिखना है 20 वर्ड में। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेंज नगर में हुआ था। आधुनिक छापाखाना का खोज गुटेनबर्ग ने ही किया था। बाइबिल, यह ईसाई धर्म के लोगों का सबसे प्रमुख धार्मिक पुस्तक है। गुटेनबर्ग छापाखाना में छपने वाली सबसे पहली पुस्तक बाइबिल ही थी। रेशम मार्ग, यह मार्ग चीन से शुरू होकर पश्चिम एशिया के रास्ते यूरोप तक जाती थी। रेशम व्यापार में इस मार्ग का महत्व इतना अधिक था कि इसका नाम रेशम मार्ग पड़ गया। मराठा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई मराठा पत्रिका राष्ट्रवाद से प्रेरित थी। इसके द्वारा युवाओं में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार किया जाता था। यह अंग्रेजी भाषा में छपती थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो नाम था क्या? मराठा, लेकिन ये अंग्रेजी में प्रिंट होता था। सवाल यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इसमें आप ठीक है टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, मराठा अंग्रेजी भाषा में। यंग इंडिया, यह 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में होता था। इसके द्वारा युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना प्रसारित की जाती थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, सन 1878 में अंग्रेजी सरकार ने भारतीय भाषाओं में छपने वाले पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एक कानून पारित किया जिसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा गया। यह लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था। तो कब? तो 1878 ईस्वी में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। सर सैयद अहमद, यह ईस्ट इंडिया कंपनी में किरानी के पद पर थे। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों को एक कट्टर मुस्लिम व्यक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि 57 की क्रांति में अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता की शक्ति को काफ़ी करीब से देखा था। अंग्रेजों द्वारा इन्हें सर की उपाधि दी गई थी। प्रोटेस्टेंटवाद, ईसाई धर्म के पोप और पादरियों में आई बुराई को समाप्त करने के लिए मार्टिन लूथर के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया जिसके तहत ईसाई धर्म 2 भागों में बंट गया। मूल भाग कैथोलिक और नया वाला प्रोटेस्टेंट कहलाया। मार्टिन लूथर, यह जर्मनी का एक समाज सुधारक थे। ईसाई धर्म में आई गिरावट को दूर करने के लिए इन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियान चलाए। ठीक है, अब इस अध्याय का शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और काफ़ी मन से पढ़िए ताकि आपका रिजल्ट भी बेहतरीन हो और इससे जो है आपके पेरेंट्स का भी नाम ऊंचा हो। वो कहते हैं ना कि पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरे करने की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। ठीक है, तो लघु का आपका पहला सवाल, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? उत्तर, आधुनिक छापाखाना या मुद्रण यंत्र का आविष्कारक योहान गुटेनबर्ग है। इनका जन्म जर्मनी के मेंज नगर में एक प्रकार की मशीन से जैतून का तेल निकालने वाले परिवार में हुआ था। इस मशीन में पेंच की सहायता से लंबा हैंडल लगा होता था। पेंच को घुमाकर प्लांटेन को गीला कागज पर दबाया जाता था। सांचे का उपयोग कर अक्षरों की धातु की आकृतियों को ढाला गया
तथा कुछ महीनों की परिश्रम के बाद गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कर दिया। अगला सवाल, छापाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा? उत्तर, छापाखाना को यूरोप में पहुंचाने वाला व्यक्ति मार्को पोलो था। वह रेशम मार्ग से होते हुए व्यापार के लिए चीन आया और इन्होंने ही छापाखाना की तकनीक यूरोप में भेजा। हालांकि मार्को पोलो से पहले भी कुछ यूरोपीय व्यापारियों द्वारा छापाखाना यूरोप पहुंचाया जा चुका था। 1336 ईस्वी में यूरोप में पेपर मिल की स्थापना हो जाने के बाद छापाखाना के विकास में तेजी आई। अगला सवाल, इनक्विजिशन से आप क्या समझते हैं? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर, रोमन चर्च ने इनक्विजिशन नामक संस्था का गठन किया था। यह एक प्रकार का धार्मिक न्यायालय था। इसका काम धर्म विरोधियों की पहचान कर उन्हें दंडित करना था। नए धार्मिक विचारों के प्रसार को रोकने के लिए चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे धार्मिक स्वरूप को चुनौती देने वाली सामग्री का प्रकाशन नहीं हो सके। दूसरे शब्दों में, इनक्विजिशन वह प्रक्रिया थी जिसके द्वारा कैथोलिक चर्च के पादरियों ने मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में चल रहे धर्म सुधार आंदोलन को रोकने का प्रयास किया। अगला सवाल आपका, पांडुलिपि क्या है? इसकी क्या उपयोगिता है? हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। यानी कि हाथ से लिखी गई जितनी छोटी पुस्तक होता है ना, हाथ से लिखा हुआ, वो सब क्या पांडुलिपि होता है। तो हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। प्राचीन काल में जब छापाखाना और कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तब महत्वपूर्ण चीज़ों को लिखने के लिए लोगों द्वारा ताम्रपत्र, ताड़पत्र और भोजपत्र का उपयोग किया जाता था और इसे कई वर्षों तक सुरक्षित भी रखा जाता था। इतिहास को जानने और समझने के लिए पांडुलिपि काफ़ी आवश्यक हो जाती है। ठीक है साथियों, तो ये है पांडुलिपि। अगला सवाल, लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे? लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे? उत्तर देखिए, भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। देसी समाचार पत्र खुलकर औपनिवेशिक शासन की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रवादी भावनाओं को लिखते थे। इसी को ध्यान में रखकर लिटन ने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्रों पर अधिक प्रतिबंध लगाया तथा इसे नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया। लॉर्ड लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने राष्ट्रीयता की भावना एवं जन असंतोष में उबाल लाने का कार्य किया, साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन को भी गतिमान बनाया। अगला सवाल से ठीक है। अब इस अध्याय का लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि द्विउत्तरीय प्रश्न। पहला सवाल है आपका, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया? उत्तर लिखिए, मुद्रण क्रांति ने आम लोगों की जिंदगी ही बदल दी। मुद्रण क्रांति के कारण छापाखाना की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जिसने कई मायनों में आधुनिक विश्व को प्रभावित किया। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप किताबें और समाचार पत्र समाज के हर तबके के बीच पहुंच रहा था। किताबों की पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। इस प्रकार एक नया पाठक वर्ग अस्तित्व में आया। फलस्वरूप पढ़ने के कारण उनके अंदर एक तरह की नई तर्क शक्ति एवं सोचने की क्षमता का विकास हुआ। पठन पाठन से विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। तर्कवाद और मानवतावाद जैसे सिद्धांत अस्तित्व में आया। यूरोप में मार्टिन लूथर के नेतृत्व में धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो जाने से आम लोगों तक पुस्तकें आसानी से पहुंचने लगी, जिससे धर्म सुधार आंदोलन को और अधिक बल मिला। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुद्रण क्रांति के परिणाम स्वरूप बौद्धिक प्रगति और ज्ञानोदय काल का सूत्रपात हुआ। स्पष्टतः मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। अगला प्रश्न द्विउत्तरीय प्रश्न का, 19वीं सदी में भारत में प्रेस के विकास को रेखांकित करें। उत्तर, 19वीं शताब्दी में भारत में प्रेस का विकास और विस्तार काफ़ी तेजी से हुआ। उस समय प्रेस महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों को उठाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया था। भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में विलियम बोल्टर्स द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र से माना जाता है। 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की ने
अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। हिक्की के प्रेस को कंपनी ने जब्त कर लिया। नवंबर 1780 ईस्वी में प्रकाशित ईस्ट इंडिया गजट दूसरा भारतीय समाचार पत्र था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी तथा 1822 ईस्वी में फारसी में प्रकाशित मिनातुल अखबार के साथ प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणिकल पत्रिका निकाला। इस प्रकार उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय प्रेस का काफ़ी विकास हुआ। हालांकि अंग्रेजों द्वारा इसे असफल बनाने का भरपूर प्रयास किया गया, परंतु फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। अगला सवाल, भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखें। उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और वर्तमान समय में भी प्रेस भारतीय राजनीति, समाज, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसका प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है। वह सूचना, मनोरंजन, शिक्षा, खेलकूद, सिनेमा, रंगमंच, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, सरकारी नीतियों, प्रादेशिक, क्षेत्रीय और स्थानीय घटनाओं की जानकारी देने वाला मुख्य माध्यम बन गया है। समाचार पत्रों ने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिरुचि जगाने में भी योगदान किया है। इसने सामाजिक सुधार कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित किया है। वर्तमान संदर्भ में प्रेस रचनात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। समाज के समक्ष आधुनिक वैज्ञानिक और दार्शनिक उपलब्धियों को रखकर यह नई चेतना और विश्व बंधुत्व की भावना जागृत कर रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में, मानव अधिकारों की सुरक्षा करने में तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उजागर करने में प्रेस की प्रभावशाली भूमिका है। आज प्रेस स्वतंत्र है। यह सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रभावशाली अस्त्र बन गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर ख, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। उत्तर, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस द्वारा अनेक तरीकों से बल प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन को उग्र रूप देने में भारतीय प्रेस ने अहम भूमिका अदा की। प्रेस के आविष्कार के बाद ही भारतीय राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों के भाषणों, उनके विचारों तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को आम लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी मदद मिला। देश के ज्वलंत मुद्दों को प्रेस के द्वारा ही जनता तक पहुंचाया गया और बुद्धिजीवियों के विचारों को क्रांतिकारी नवयुवकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिला। प्रेस में छपे लेखों को पढ़कर लोगों के दिल में राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ और भारत को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना हर संभव प्रयास करने लगे। यूँ कहें कि राष्ट्रवादी आंदोलन को भारतीय प्रेस द्वारा एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने का कार्य किया गया तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने सजग और निर्णायक दृष्टि से प्रभावित किया। अगला सवाल, मुद्रण यंत्र की विकास यात्रा को रेखांकित करें। यह आधुनिक स्वरूप में कैसे पहुंचा। उत्तर, मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को दिया जाता है। 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी का मुद्रा बनाया। इन अक्षर मुद्रों का संयोजन कर छाप लिया जा सकता था। इस प्रकार इस पद्धति ने ब्लॉक प्रिंटिंग का स्थान ले लिया। धातु के मूवेबल टाइप द्वारा प्रथम पुस्तक 13वीं सदी के पूर्वार्ध में कोरिया में छापी गई। यद्यपि मूवेबल टाइप द्वारा मुद्रण कला का आविष्कार पूरब में ही हुआ, परंतु इस कला का विकास यूरोप में इतने बड़े पैमाने पर हुआ। आधुनिक छापाखाना या मुद्रण यंत्र का आविष्कारक योहान गुटेनबर्ग है। इनका जन्म जर्मनी के मेंज नगर में एक प्रकार की मशीन से जैतून के तेल निकालने वाले परिवार में हुआ था। इस मशीन में पेंच की सहायता से लंबा हैंडल लगा होता था। पेंच को घुमाकर प्लांटेन को गीला कागज पर दबाया जाता था। सांचे का उपयोग कर अक्षरों की धातु की आकृतियों को ढाला गया तथा कुछ महीनों के परिश्रम के बाद गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार कर दिया। सो ठीक है, ये रहा आपका अध्याय 8। तो ठीक है, आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स इन व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।